तो हम लोग आगे बढ़े। अभी हम लोग बैंकों की जो एनपीए है उसको हमने डिस्कस किया और कैसे हाल फिलहाल के वर्षों में एनपीए बढ़ा और क्या सारे उपाय किए गए। तो अब हम लोग अभी भी राइट साइड में हैं। बैंकों को अगर समझना है, क्योंकि इसके बाद आएगा मौद्रिक नीति तो जब तक आप बैंकों को अच्छी तरह नहीं समझेंगे तो तब तक जो है आपको मौद्रिक नीति समझ में नहीं आएगा। तो ये राइट साइड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब जरा देखें, बैंकों में लोगों ने कितना जमा किया, 100 रुपये। तो बैंकों की मजबूरी है उस पैसे को लोन देना, लेकिन बैंक किसको लोन दे, ये सबसे बड़ी बात है। अब देखोगे, बैंक हमेशा जो बड़े बोरोवर हैं, जिनको आप कहते हो कॉर्पोरेट बोरोवर, उनको प्रेफर करता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो समस्या है कि जो कॉर्पोरेट बोरोवर्स हैं वो बड़े निवेश करना नहीं चाहते हैं और बैंक उनको लोन देना नहीं चाहती है। तो इसलिए इधर हाल फिलहाल के वर्षों में आप देखोगे कि बैंकों का जो ध्यान है वो रिटेल बोरोवर्स की तरफ ज़्यादा है। और इसलिए ये भी कारण है कि हम और आप बैंक से लोन लें, रिटेल बोरोवर में हम लोग आते हैं तो ब्याज दर क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। और जितने भी चीज़ें हैं सब पे, चाहे वो होम लोन हो, गाड़ी का लोन हो, एक्सपाइजोर, तो सब पे ब्याज की दर क्या हो रही है, हाल फिलहाल में घटती जा रही है। क्योंकि बैंक के साथ समस्या ये है कि बैंक इस पैसे को अपने पास नहीं रख सकता है। क्योंकि बैंक अगर इस पैसे को अपने पास रखता है और लोन नहीं देता है तो बैंक तो फिर डूबेगा, इतना तो तय है। क्योंकि इस पैसे पे बैंकों को क्या करना है, ब्याज देना है। लेकिन बैंक लोन दे तो किसको दे, तो जो बोरोवर होते हैं, जो बैंक से लोन लेते हैं, उनको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। तो पहला है प्राइम बोरोवर। ठीक है, प्राइम बोरोवर का मतलब होता है कि एक नंबर का बोरोवर, पहले मैं लिख लूँ फिर समझाता हूँ। और दूसरा होता है सब प्राइम बोरोवर। सब प्राइम बोरोवर, देखो प्राइम बोरोवर का मतलब कि एक नंबर का बोरोवर, यानी बैंक अगर प्राइम बोरोवर को लोन देती है तो पैसा उसका पूरी तरह से सेफ है। ठीक है, लेकिन अगर जो सब प्राइम बोरोवर हैं, जो बिलो स्टैंडर्ड बोरोवर हैं, तो बैंक अगर उनको लोन देती है तो चांसेस हैं कि उनका पैसा एक हिस्सा जो है एनपी हो सकता है। तो कोई भी बैंक किसको प्रेफर करेगा, प्राइम बोरोवर को। लेकिन जो प्राइम बोरोवर हैं उसमें कौन कौन आते हैं पहले ये समझे। तो कुछ लोग के ऊपर तो स्टैंप लगा होता है कि ये प्राइम बोरोवर है, जैसे सरकारी एम्प्लॉय। बैंक अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लोन देती है तो बैंक टोटली सेफ है, क्योंकि वहाँ उस केस में उनका पैसा नहीं डूबेगा। दूसरा जो प्राइम बोरोवर होता है वो है सरकार, यानी गवर्नमेंट। अगर बैंक सरकार को लोन देती है, सरकार के प्रतिभूतियों में निवेश करती है, सरकार के बॉन्ड में निवेश करती है, तो बैंक पूरी तरह से सेफ है। क्योंकि पैसा अगर सरकार को लोन दिया गया है तो उससे ज़्यादा सेफ्टी कहीं भी नहीं है। लेकिन हम और आप अपने बारे में क्या कहते हैं, हम लोग किस कैटेगरी में आएंगे। तो हम लोग अभी जो है प्राइम बोरोवर नहीं करा सकते हैं। इसलिए देखोगे कि जो पहली बार जब आप लाइफ पे लोन लेंगे, मे भी, ठीक है, अगर हम एज्यूम करें कि आप सरकारी नौकरी में नहीं हैं, अगर हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन पहली बार जब आप लोन लेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे। लेकिन एक बार अगर आपने अपने आप को प्राइम बोरोवर प्रूव कर दिया, उसके बाद जो है पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है आपको जान जाएगा कि एक और प्राइम बोरोवर का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो इसमें बैंकों की मदद कौन करता है, तो आपने सुना होगा, ठीक है, रेटिंग होती है और जो है आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट होता है, क्रेडिट स्कोर जनरेट होता है। तो क्रेडिट स्कोर जो है बहुत मैटर करता है। आप देखते होंगे कि भारत में जो है बोरोवर्स का बैंक जो है क्रेडिट स्कोर जनरेट करती है। तो क्रेडिट स्कोर जो है मैक्सिमम 900 होता है। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 से कम है तो क्या कहा जाए, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा और उस केस में आपको समस्या हो सकती है। लेकिन ज्यों-ज्यों आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता चला जाएगा, अगर 700 से 750 हो गया तो आप कह सकते हैं गुड, 750 से 800 हो गया उस केस में आप कह सकते हैं वेरी गुड, 800 से 850 हो गया तो आप कह सकते हैं एक्सलेंट, और 850 से 900 के बीच में हो गया जो कि मैक्सिमम स्कोर है तो कहा जाएगा आउटस्टैंडिंग। तो जब ये बहुत मैटर करता है कि जब आप लोन लेते हैं तो आप जो है कोशिश करें कि बैंक का जो सारा पेमेंट है वो आप टाइम पे करें, क्योंकि बैंक जो है उससे जो है पॉइंट जनरेट करता है और उनका अपना एक मैकेनिज्म होता है जिससे वो स्कोरिंग करते हैं। अब ये चीज़ जो है बैंक के लिए बहुत मैटर करता है। अब आप अगर बैंक से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंकों ने, ठीक है, आरबीआई ने बैंकों के लिए क्रेडिट पोर्टल जनरेट कर रखा है और ये सब जो है ये आपके क्वेरी को वो वहाँ भेजा जाता है। सिविल सुना होगा, ठीक है, सिविल जो रेटिंग करती है, तो आपके, ठीक है, इंक्वायरी को वहाँ भेजा जाएगा और उस पोर्टल पे आपकी सारी जानकारी उपलब्ध है। यानी आपका जो है फाइनेंशियल हिस्ट्री जो है वो सारा उपलब्ध है कि कब और आपने किस बैंक से
कितने लोन के लिए अप्लाई किया, कितना बैंक ने आपको लोन दिया, कितने इंस्टॉलमेंट ड्यू हुए, कितना आपने टाइम पे पेमेंट किया, कितना जो आपने देखिए मिस कर दिया, और आज के डेट पे स्कोर कितना है। क्योंकि ये जो स्कोर है आपके लिए बहुत मैटर करता है। अब जैसे मान लो आपका स्कोर है 875 यानी आउटस्टैंडिंग, तो इस केस में आप जो है ड्राइविंग सीट पे होंगे और आप आ जाएंगे प्राइम बोरोवर की कैटेगरी में। अब देखो किसी बैंक से अगर आप इंटरनेट से चेक करो, जैसे किसी बैंक का जो है ब्याज दर क्या है, होम लोन जो है उसका ब्याज दर क्या है, तो कहीं कहीं पे देखोगे कि एक रेट नहीं होता है, वो वैरी करता है। जैसे 6.9 टू 7.5 यानी 6.90 से 7.5, ठीक है। तो ये बहुत अंतर है, कहाँ 6.9 कहाँ 7.5। तो आप जो है अगर आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर है, आपने अपने आप को प्राइम बोरोवर सिद्ध कर दिया है, तो उस केस में आप ड्राइविंग सीट पे होगे और आप बैंक से जो है बार्गेन करोगे। आप बैंक से यही कहोगे कि देखिए मेरा क्रेडिट स्कोर जो है इतना अच्छा है, मैं प्राइम बोरोवर हूँ, तो इसलिए मुझे कम रेट पे चाहिए। और अगर आप नहीं देंगे तो फिर दूसरे लोग वेट करें। और बिल्कुल अगर आप जो है प्राइम बोरोवर में आ गए तो फिर पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है आपको ढूंढ रहा है, सबको जो है आपके जैसे बोरोवर की जरूरत है, तो उस केस में आपका जो ब्याज का दर होगा बैंक कम चार्ज करेगी। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर जो है कम है या ख़राब है तो फिर तो ड्राइविंग सीट पे बैंक होगा, क्योंकि इस केस में बैंक अगर आपको लोन देती है तो बैंक का रिस्क बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे बैंक आपसे ज़्यादा ब्याज दर चार्ज करेगी। तो ये बहुत मैटर करता है कि जब भी आप लोन लें तो इस चीज़ को सुनिश्चित कर लें कि आपका जो है क्रेडिट स्कोर जो है बिल्कुल सही जाए, और क्रेडिट स्कोर जैसे ही आपके ऊपर लोन ड्यू होगा वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। अभी आपने सुना होगा कि आरबीआई ने 31 अगस्त तक मॉरेटोरियम पीरियड अलाउ कर दिया है, यानी 3 और 3 6 महीने का। तो 6 महीने तक जो ईएमआई है, आपका मंथली इंस्टॉलमेंट है, उसको जो है आप टाल सकते हैं। बैंक ये फैसिलिटी आपको दे रही है। तो इस केस में अगर आपने इस फैसिलिटी को यूज़ किया है तो आरबीआई का आदेश है कि इस केस में आपका जो है क्रेडिट स्कोर जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये आपके लिए एक तरह से बेहतर है कि आपको 6 महीने का टाइम मिल गया और साथ साथ बिना आपने पेमेंट नहीं किया, लेकिन ये इसमें आपको डिफ़ॉल्टर नहीं माना जाएगा और इस केस में आपका क्रेडिट स्कोर जो खराब नहीं होगा। लेट अस सी क्या होता है इस 31 अगस्त के टाइम को। ठीक है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 31 दिसंबर तक बढ़ाया सकता है। तो ये आरबीआई तय करेगी भारत सरकार के साथ मिलकर के। तो बहुत मैटर करता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि प्राइम बोरोवर जो है न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में उनका अकाल है। दूसरा जो बोरोवर है सब प्राइम बोरोवर, यानी बिलो स्टैंडर्ड बोरोवर, जिसको अगर लोन आप देते हैं तो पैसे डूबने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो बैंक के नाते देखें तो बैंक किसको प्रेफर करेगा? जितने भी बैंक हैं सब किसको प्रेफर करेगा? प्राइम बोरोवर को। ठीक है, लेकिन फिर भी बैंकों की मजबूरी है कि सब प्राइम बोरोवर को लोन देना। एक मैं सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूँ। देखो बैंकों की भी अपनी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे के पैसे से पैसा कमाते हैं। इसी उदाहरण को आप देखें, बैंक में टोटल डिपॉजिट कितना हुआ? 100 रुपया। और जितने भी बैंक हैं, चाहे प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, ये वो किसको ढूंढ रहे हैं? प्राइम बोरोवर को। तो बैंक ने पहले किसको ढूंढा? प्राइम बोरोवर। और प्राइम बोरोवर कुल मिला के सिर्फ मान लो 30 रुपये के बराबर मिले। और अब जो है प्राइम बोरोवर जो है दे आर एग्जॉस्टेड, अब वो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन अभी भी इस बैंक के पास कितना पैसा उपलब्ध है लोन देने के लिए? 70 रुपया। अब बैंक के साथ समस्या क्या है कि अब इस 70 रुपये का बैंक क्या करे? क्योंकि बैंक के पास दो विकल्प हैं। जरा आप ध्यान से सुने। पहला विकल्प है कि अगर प्राइम बोरोवर्स अब ख़त्म हो चुके हैं तो फिर जो है बाकी जो 70 रुपया है बैंक अपने ही पास रखे, किसी को लोन ना दे। ठीक है, पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है कि किसको लोन दे? सब प्राइम बोरोवर को लोन दे। ठीक है, और दोनों केस में जो है बैंक फंसता है। ये बैंक की अपनी मजबूरी है, ना पैसा रखते हुए बनता है और ना पैसा लोन देते हुए बनता है। कारण प्राइम बोरोवर को लोन देने के बाद बैंक के पास अभी भी कितना पैसा है? 70 रुपया। अब बैंक उस पैसे को अगर अपने पास रखती है, यानी किसी को लोन नहीं देती है, तो लॉस गारंटेड है। क्यों गारंटेड है? क्योंकि उस 70 रुपये पे पब्लिक को बैंक को क्या देना है? ब्याज देना है। लेकिन उस पैसे से बैंक कमा तो नहीं रही है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया प्रॉब्लम। दूसरा, अगर मान लो सब प्राइम बोरोवर को लोन देती है, बिलो स्टैंडर्ड बोरोवर को लोन देती है, तो उस केस में ठीक है चांसेस हैं कि क्या होगा? एनपीए हो जाएगा। तो ये एक समस्या बैंक के साथ है कि ना रखते बनता है ना लोन देते बनता है। तो इस केस में आपका क्या सुझाव होगा? तो ये कारण देखो, अगर बैंक पूरा का पूरा 70 रुपया प्राइम बोरोवर देने को लोन देने के बाद जो बच गया, अगर उसे अपने पास रखती है तब लॉस की गारंटी है, बैंक को लॉस होगा। लेकिन अगर वो सब प्राइम बोरोवर को लोन देती है तो चांसेस हैं कि जितना लोन दिया उसका एक हिस्सा क्या हो सकता है? एनपीए हो सकता है। यानी यहाँ पे लॉस के चांसेस हैं। बैंक के पास कोई तीसरा विकल्प नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बैंक जो है दोनों केस में फंसता है।
तो उस केस में आपका क्या आंसर होगा? ठीक है, आपका आंसर क्या होगा ये ज़रूरी है जानना। ठीक है, क्या बैंक उस पैसे को अपने पास ही रखे 70 रुपया अगर प्राइम बोरोवर खत्म हो चुके तो? ठीक है, या बैंक लोन दे और लोन देगी सब प्राइम बोरोवर को, तो चांसेस है कि एक पार्ट क्या हो सकता है, डूब सकता है। तो आप निश्चित रूप से यही कहेंगे कि बैंक किसको लोन दे, सब प्राइम बोरोवर को, क्योंकि वहाँ पे चांसेस हैं कि ठीक है थोड़ा बहुत पैसा आपका क्या हो सकता है, बैड डेट हो सकता है, यानी डूब सकता है। लेकिन अगर आप उस पैसे को बैंक अपने पास रखती है तो निश्चित रूप से लॉस इज गारंटेड। और यही समस्या जो है आपने देखा 2008 का जो अमेरिका का क्राइसिस था, जिसमें ग्लोबल क्राइसिस हो गया, पूरे दुनिया का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर गया, उसका नाम ही है सब प्राइम क्राइसिस। ठीक है, या सब प्राइम क्राइसिस, यानी वहाँ के करीब जो है जो भी ऋणदाताओं ने तकरीबन इतना ज़्यादा लोन दिया, और किसको, सब प्राइम बोरोवर को, और अंत में वो सारे पैसे क्या हो गए, डूब गए और पूरा बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स कर गया। तो बैंकों की भी अपनी मजबूरी है, बैंकों की भी अपनी मजबूरी है, और प्राइम बोरोवर जो है बर्डन है। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई करें, मैथमेटिक्स अप्लाई करें। ठीक है, बोर्ड को ध्यान देखें। ठीक है, अगर मान लो प्राइम बोरोवर जो है कांस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है या हो भी नहीं रहा है, हकीकत भी है, तो प्राइम बोरोवर अगर कांस्टेंट हैं तो अगर बैंकों में डिपॉजिट बढ़ेगा तो सब प्राइम लेंडिंग पे क्या असर पड़ेगा, ये भी बढ़ेगा। फिर से आप मैथमेटिकली चीज़ों को समझें। हम लोग मान के चल रहे हैं कि प्राइम बोरोवर कांस्टेंट है, प्राइम बोरोवर में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, लेकिन ठीक है बैंकों में अगर डिपॉजिट बढ़ता है, बैंकों में अगर डिपॉजिट बढ़ेगा और प्राइम बोरोवर अगर कांस्टेंट हैं तो फिर क्या होगा, सब प्राइम लेंडिंग क्या होगी, अधिक से अधिक होगी। ठीक है, तो ये जो है बैंकों के लिए एक अलग समस्या है। अब आ जाए ये इंडिया में 2016 में देखो क्या हुआ। 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे, तो उस केस में क्या हुआ कि भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की। तो जैसे ही नोटबंदी की घोषणा हुई, अगले दिन से क्या हुआ, लोगों ने अपना पैसा निकाला और बैंक में जमा करना शुरू कर दिया। तो बैंकों का जो डिपॉजिट है वो बहुत तेज़ी के साथ क्या हुआ, बढ़ा, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा। देखिए, और लोगों ने बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा क्या किया, बैंक में जमा किया। अब बैंकों के सामने समस्या थी इस डिपॉजिट का क्या करें, क्योंकि प्राइम बोरोवर जो है, अच्छा ये जो हमारा डिपॉजिट था बैंकों में उस पर ब्याज भी था, तो बैंक क्या करे, क्योंकि ये डिपॉजिट अचानक से कई गुना बढ़ गया। और देखिए बैंक प्राइम बोरोवर्स को लोन दे नहीं सकते हैं क्योंकि उनका पूरे दुनिया में काल है, तो निश्चित रूप से उसमें क्या होगा, फिर सब प्राइम लेंडिंग बढ़ेगी। ये बैंकों के साथ एक बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन वहाँ पे बैंकों के बचाव में आरबीआई आया, बैंकों के बचाव में आरबीआई आया। तो आरबीआई का जो रोल है बहुत ही अहम है। एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली जो है अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले आरबीआई ने उनसे कहा कि ये जो भी आपका नोटबंदी के दौरान जो भी आपके पास एडिशनल डिपॉजिट आ रहा है, ठीक है, यानी पब्लिक जो पैसे जमा करें उसको आप लोन नहीं दे सकते हैं। उस पैसे को आपको एक तरह का अतिरिक्त या एडिशनल सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रखना है। ये सीआरआर का कंसेप्ट जो है थोड़ी देर के बाद आएगा जब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे। यानी उस पैसे को आप लोन नहीं दे सकते हैं। ये पूरा का पूरा, यानी उस वक्त जो इस दौरान 17 तारीख से लेकर के और 30 नवंबर से लास्ट डेट था, तो इस दौरान जितना भी डिपॉजिट हुआ वो पूरा का पूरा डिपॉजिट जो है आरबीआई ने लोन देने से बना कर दिया। यानी आप उस पैसे को लोन नहीं दे सकते हैं। वो पूरा का पूरा डिपॉजिट जो है आपको क्या करना है, तो आरबीआई के साथ अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रखना है। ठीक है, जिस पे आगे आप पढ़ोगे कोई ब्याज नहीं होता है। तो यहाँ भी बैंक तो लूजर हैं। तो ये तत्कालीन प्रोविजन था। लेकिन अगर आरबीआई बैंकों को सीआरआर पे ब्याज नहीं देती है तो बैंक को यहाँ भी लॉस होगा, क्योंकि ये जो पैसा जमा हुआ नोटबंदी के दौरान ये पब्लिक का पैसा था, पब्लिक का डिपॉजिट था, और पब्लिक के डिपॉजिट पे तो बैंक लोन दे रही है, ब्याज दे रही है। ठीक है, फिर आरबीआई ने क्या किया बैंकों को बचाने के लिए एक स्कीम लेकर के आई, और आपने सुना होगा, ठीक है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, इसको जरा मैं ठीक है समझा रहा हूँ यहाँ पे छोटा सा लिख करके, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, एमएसएस। ठीक है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में क्या हुआ कि आरबीआई ने अपने बॉन्ड जारी किए और बैंकों से कहा गया कि ये जो भी आपका अतिरिक्त डिपॉजिट है, ये जो डिपॉजिट आया है, आप इस पैसे को आरबीआई के इस बॉन्ड में क्या करें, निवेश कर दें। तो बॉन्ड जो है आपको पता ही होगा ये क्या होता है। तो इससे बैंकों का क्या हुआ
कि बैंकों के पास जो बहुत ज़्यादा पैसा आ गया था, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो गई थी, उसको आरबीआई ने क्या किया, एक तरह से स्क्वीज आउट कर लिया, मतलब सोख लिया। और स्वाभाविक है इस बॉन्ड पे आरबीआई उनको क्या देगी, बैंकों को, तो ये जो है ब्याज देगी। तो बैंकों की समस्या का समाधान जो है ये आरबीआई ने किया। इसका पूरा नाम जो है, जगह कम है इसलिए मैं से बोल रहा हूँ, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, यानी मार्केट को स्टेबल करना, मार्केट को संतुलन रखना। कारण अगर आरबीआई ऐसा नहीं करेगी तो बैंक फिर इस डिपॉजिट के साथ क्या करेंगे। बैंकों की समस्या आपको पता ही है कि बैंक अपने पास पैसा नहीं रख सकता है, क्योंकि बैंक अगर डिपॉजिट को अपने पास रखेगा तो लॉस इज गारंटेड। लॉस क्या है, उसकी गारंटी है। तो बैंक फिर क्या करेगा, लोन देगी। तो लोन देगी तो उससे क्या होगा, अच्छा प्राइम बोरोवर को तो हमने कांस्टेंट मान लिया और एक तरह से कांस्टेंट भी है। तो बैंक जब लोन देगी वो किसको, सब प्राइम बोरोवर को। तो दो प्रॉब्लम होगा, एक तो बैंकों का एनपीए और तेजी से बढ़ेगा, और दूसरा अगेन मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगी, यानी बाजार की तरलता क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। तो इन दोनों का समाधान जो है आरबीआई ने निकाला, और आरबीआई ने ठीक है कुछ ही दिनों के उपरांत ठीक है अपना बॉन्ड जारी किया अंडर द स्कीम मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ये स्कीम जो है ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है आरबीआई के पास में, जिससे वो क्या होता है कि बाजार में जो तरलता है, लिक्विडिटी है, कि उसको जितना होना चाहिए उतना ही मेंटेन करता है। अगर आरबीआई को लगता है कि बाजार में जो है तरलता है, लिक्विडिटी या पैसा जो है उसका फ्लो बढ़ेगा, तो बैंकों के पास वो पैसा क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और बैंकों से कहा गया कि ये जो आपका अतिरिक्त जमा, ये डिपॉजिट हुआ है, उस पैसे को आप क्या करें, आरबीआई के बॉन्ड में निवेश कर दें। यानी उसको एक तरह से सोख लिया, बैंक के पास से जो है वो पैसा आरबीआई ने अपने पास खींच लिया। और इससे बैंकों को भी ये फायदा हुआ कि पैसा भी सुरक्षित है, और साथ साथ आरबीआई उस पैसे पर उनको क्या कर रही है, ब्याज भी दे रही है। और आरबीआई ने इस तरह से इंश्योर किया कि बिना अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए हुए ये जो स्कीम है वो बैंकों को भी क्या करेगा, एक तरह से प्रोटेक्ट करेगा, और उनको जो है एक तरह से हेल्प भी करेगा। तो ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ोगे जब हम लोग पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये बैंकों की समस्या है, यानी बैंक की जो समस्या है, ठीक है, तो बैंकों की अपनी समस्या है, ठीक है। और बैंकों के साथ समस्या इसलिए आता है क्योंकि बैंक जो है वो दूसरे के पैसे से पैसे कमा रहे हैं। तो ये एक समस्या है, ठीक है। तो बैंक के पास अगर नॉर्मल केस पड़े, वो तो खैर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस था। नॉर्मल केस में अगर बैंकों में डिपॉजिट बढ़ता है तो स्वाभाविक है सब प्राइम लेंडिंग क्या होगी, बढ़ेगी। आप तो पढ़ते हैं, ठीक है, नोटबंदी। तो चूंकि आप लोगों का खास करके जो मैंने देखा है हिंदी मीडियम के जो छात्र होते हैं उनका सोर्स डॉक्यूमेंट होता है सोशल मीडिया, ठीक है, जिसको देखो पीडीएफ शेयर कर रहा है, कट एंड पेस्ट। और यही सब जो है आपके विफलता के लिए सबसे क्या क्या जाए, ठीक है, बड़ा फैक्टर है। क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स से आप पढ़ते नहीं है। नोटबंदी के दौरान जो है उसके बाद आपने पढ़ा कि आरबीआई ने बताया कि जो पुराने करेंसी थे उसमें 99% वापस आरबीआई में आ गए, और सब ने नोटबंदी को क्या किया, पूरी तरह से विफल करा दिया। जबकि ऐसा नहीं है। नोटबंदी के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे इम्प्लीकेशन हैं, कुछ अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं, ठीक है। ये बुरा था क्योंकि नोटबंदी के कारण जो है बैंकों की सरदर्दी क्या हो गई, और बढ़ गई। तो खैर यहाँ पे बैंकों को किसने बचाव किया, तो आरबीआई ने। लेकिन नोटबंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था को एक फायदा भी हुआ। तो वो जरा देखें जो भी बैंक से संबंधित है। अब देखो, मान लो ये 100 रुपया है, 100 रुपया है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बैंकों का मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना, और बिजनेसमैन जो है प्रॉफिट में कभी कंप्रोमाइज नहीं करता है। तो मान लो बैंक ने 100 रुपया लोन दिया, ठीक है। अब उसमें से 10 रुपया डूब गया। तो एक तो बैंकों का 10 रुपये का लॉस हुआ, और साथ साथ चूंकि 10 रुपया जो डूब गया तो बैंकों की लोन देने की जो क्षमता है वो अब 100 रुपये से घट के 90 रुपया पे आ गया। यानी अब फ्यूचर में बैंक कितना लोन दे पाएगा, सिर्फ 90 रुपया। तो बैंक जितना ही ज़्यादा लोन देती है उतना ही कमाती है। तो चूंकि बैंकों की लोन देने की क्षमता क्या हो गई, कम हो गई, 100 से घट के 90 आ गया, इसलिए बैंकों की जो प्रॉफिट कमाने की क्षमता है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। तो बैंक अपने पुराने प्रॉफिट को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि ध्यान है बिजनेसमैन प्रॉफिट पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करता है। आप देख सकते हैं कोई दाम बढ़ा के वसूल लेता है और कोई क्वांटिटी घटा करके। तो बिजनेस जो बैंक जो है बैंकिंग बिजनेस है, तो एनपीए के कारण बैंकों की लोन देने की क्षमता 100 रुपये से घट के 90 आ गई। यानी अब बैंक जो है सिर्फ 90 रुपया लोन दे सकता है। तो एक तो 10 रुपये का नुकसान हुआ, वो हुआ, और साथ साथ फ्यूचर में भी एनपीए के कारण जो है बैंकों की लोन देने की क्षमता क्या हो गई, कम हो गई। अब बैंक के पास लोन देने के लिए सिर्फ 90 रुपया है, और अगर बैंक कम लोन देगा तो स्वाभाविक है कम कमाएगा। तो यानी बैंकों को एक तरह से डबल लॉस है। तो इसकी भरपाई बैंक कैसे करते हैं, तो पूरे दुनिया में हमने देखा है
कि जहाँ जहाँ भी एनपीए बढ़ा है तो बैंकों ने क्या किया है, अपने लॉस को मेकअप करने के लिए, अपने लॉस को कवर करने के लिए उन्होंने क्या किया, ब्याज दर बढ़ा दिया। यानी बैंकों से लोन लेना क्या हुआ, महंगा हो गया। और न सिर्फ बैंकों से जो है लोन लेना महंगा हो गया, बल्कि एनपीए के कारण अब फ्यूचर में जो है जो मात्रा पूंजी की जो मात्रा मार्केट में आएगी वो कम होगी। तो बैंक जब एनपीए बढ़ता है तो हमारा एक्सपीरियंस यही कहता है पूरे ग्लोबल इकोनॉमी का कि बैंक क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रीवियस प्रॉफिट, अपने पुराने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए या अपने लॉस को कवर करने के लिए वो इमीडिएटली ब्याज की दर को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो भारतीय बाजार में क्या होगा, पूंजी महंगी हो जाएगी। और ये जो है भारत सरकार के ग्रोथ थ्योरी को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, क्योंकि भारत सरकार काम करती है ग्रोथ थ्योरी पे। और ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है, सस्ते एवं पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब जब भी एनपीए ज़्यादा होता है तो उस केस में बैंक क्या करती है कि अपने लॉसेस को कवर करने के लिए ब्याज की दर को बढ़ा देगी। तो ब्याज की दर जब बढ़ाएगी तो लॉसेस रिकवर होंगे और साथ साथ भारतीय बाजार में पूंजी क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, बैंक से लोन लेना महंगा हो जाएगा। लेकिन भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ, भारत में ठीक विपरीत हुआ। ये एक तरफ बैंकों का देख सकते हो करंट में, एक तरफ तो बैंकों का एनपीए बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ ब्याज दर जो है वो कम होता जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, जो कहीं भी नहीं हुआ, सिर्फ भारत में हुआ है। तो उसके पीछे भी रिस्पॉन्सिबल है नोटबंदी। क्योंकि नोटबंदी के बाद क्या हुआ कि बैंकों में जो डिपॉजिट है, ठीक है, वो कई गुना बढ़ गया, कई गुना बढ़ गया। ठीक है, एनपीए के कारण जो है, ठीक है, बैंकों का वो लॉस हुआ, लेकिन चूंकि डिपॉजिट कई गुना बढ़ गया तो उसके कारण नतीजा ये हुआ कि बैंकों की लोन देने की क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई। यानी ब्याज दर को कम करके भी वो पुराने प्रॉफिट को क्या करें, मेंटेन करें। और यही जो है आरबीआई भी कर रही है। आपने देखा होगा पिछले 1-2 सालों के बीच में आरबीआई ने कई बार जो है रेपो रेट को कम किया है। रेपो रेट से कम होने से क्या होगा, भारतीय बाजार में जो है ब्याज की दर क्या होगी, सस्ती हो जाएगी, क्योंकि उस केस में बैंकों के लिए आरबीआई से लोन लेना सस्ता हो जाएगा। तो ये भारत में विरोधाभास है। तो ये एक तरह से एनपीए जो है नोटबंदी का पॉजिटिव साइड है कि नोटबंदी के बाद जो है यानी एक तरफ एनपीए ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, और एनपीए ज़्यादा होने के बावजूद भी भारतीय बाजार में पूंजी की जो कीमत है, ब्याज दर घटती जा रही है। क्यों, बैंकों ने ब्याज दर नहीं बढ़ाया। तो उसके पीछे कारण हमने क्या कहा, नोटबंदी। ये क्योंकि बैंकों के पास जो है पैसे कम उपलब्ध थे लोन देने के लिए, बैंकों को लॉस हुआ एनपीए के कारण। लेकिन चूंकि नोटबंदी के दौरान जो डिपॉजिट कई गुना बढ़ गया, उसके कारण बैंकों के पास जो लोन देने के लिए पैसा था वो भी क्या हुआ, अचानक से कई गुना बढ़ गया। और बैंकों की समस्या भी हो रही है कि किसको लोन दे, किसको लोन न दे। तो ये जो एक बड़ी समस्या है। खैर, तो नोटबंदी के बहुत सारे डायमेंशन हैं, ठीक है, कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। और नोटबंदी का बैंकिंग सेक्टर पे अगर आप कहेंगे कोई असर नहीं पड़ा तो पूरी तरह से गलत होगा। नोटबंदी का या डिमोनेटाइजेशन का बैंकिंग सेक्टर पे एक नहीं बल्कि कई सारे प्रभाव पड़े। तो सारी चर्चाएं तो खैर आपके क्रैश कोर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग कभी मिलेंगे अगर फुल कोर्स के लिए, तो फिर हम लोग उसका एप्लीकेशन जो एनालिसिस है, ठीक है, जिस चीज़ पे आई होप कि मेंस में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ पे या ऐसे भी हर एक चीज़ को एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब तक आप उसको नहीं समझेंगे, इस सब्जेक्ट की समझ नहीं होगी, और जब तक समझ नहीं होगी तब तक आप जो है अपने सिलेबस के टॉपिक को कवर नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं, ठीक है, सब प्राइम। तो मेरा कहने का मतलब था कि बैंकों की अपनी भी समस्या है, ठीक है। बैंकों में अगर डिपॉजिट होगा और प्राइम बोरोवर अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो फिर बैंकों से क्या होगा, ठीक है, लोन किसको जाएगा, सब प्राइम लेंडिंग होगी, क्योंकि बैंक उस पैसे को अपने पास नहीं रख सकते हैं। अगर अपने पास रखते हैं तो लॉस गारंटेड है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अभी भी हम लोग राइट साइड में देखो, बैंक जब लोन देती है तो ब्याज दर, इसको हम कहते हैं लेंडिंग रेट, यानी जिस दर पे बैंक लोगों को लोन दे रही है। तो बैंक जो लोन देती है तो ब्याज दर कौन तय करता है, बैंक या आरबीआई? क्वेश्चन है, बैंक जो लोन देती है तो इसका जो ब्याज दर है वो कौन तय करता है, बैंक या आरबीआई? तो यहाँ आपको पता होना चाहिए, ये बैंक तय करती है। ये अलग बात है कि आरबीआई का जो मौद्रिक नीति है वो इस रेट को प्रभावित करता है, लेकिन तय कौन करता है, बैंक खुद तय करती है। तो लेकिन यहाँ पे रूल है, जरा देखो। अब जैसे मैं एक जो अभी चर्चे में है उसको डिस्कस करूं। पहले क्या था कि बैंकों को एक रेट डिक्लेयर करना पड़ता था, उसका नाम होता था बेस रेट, ठीक है, उसका नाम होता था बेस रेट। तो बेस रेट जो है, अब जैसे इसका नाम था, ठीक है, बेस रेट, ठीक है, ब्याज दर बैंक तय करेंगे,
लेकिन सब्जेक्ट टू बेस रेट। अब हर एक बैंक को आरबीआई के सामने डिस्क्लोज करना पड़ता था ये बेस रेट। तो मान लो एक बैंक ने बेस रेट डिक्लेयर किया 8.70%। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मिनिमम रेट है, यानी इस रेट से कम पे बैंक लोन नहीं देगी। ठीक है, इस रेट से कम पे बैंक जो है लोन नहीं देगी। रेट इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होगा। तो हर एक बैंक के लिए ज़रूरी था कि आरबीआई के सामने वो बेस रेट को डिक्लेयर करे, और एक बार बेस रेट डिक्लेयर हो गया, ठीक है, इसको आप कह सकते हो जैसे आप बिजनेस करते हो और कोई सामान बना के बेचते हो, तो इसको आप कह सकते हो मिनिमम सेलिंग प्राइस, यानी ये कम से कम दाम है जिस पे मैं बेचूंगा, इससे कम पे नहीं बेचूंगा। ठीक है, अब जो बेस रेट है, ठीक है, हर एक बैंक का अलग अलग है। क्योंकि अब जैसे मान लो 10 लोग मिलकर के आप लोग 10 आदमी हो, 10 बिजनेसमैन, और जो है सब लोग इसी पेन को बना के बेच रहे हैं, तो सबका जो मिनिमम प्राइस होगा क्या सेम होगा? नहीं, सबका अलग होगा। क्यों? डिपेंड करता है, ठीक है, उसके उत्पादन लागत पे। आप में पहला व्यक्ति जो है वो बिजनेस बहुत अच्छी तरह चला रहा है, तो उसका उत्पादन लागत कम है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? मिनिमम सेलिंग प्राइस उसका कम होगा। आपका दूसरे व्यक्ति का जो उत्पादन लागत है वो ज़्यादा है, तो उसका जो मिनिमम सेलिंग प्राइस होगा क्या होगा? वो ज़्यादा होगा। तो हर एक व्यक्ति का जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है, ठीक है, वो अलग अलग होगा। उसी तरह से बैंक जो लोन देती है, तो बैंक क्या करती है? बैंक में बिजनेस करी है, तो बैंक जो लोन देती है इसको हम कहते हैं बैंकिंग प्रोडक्ट। बैंक का प्रोडक्ट है, जैसे आपका एक प्रोडक्ट जो है पेन है, तो बैंक जब लोन देती है तो बैंक के प्रोडक्ट क्या होते हैं? तो जिससे बैंक कमाती है, जैसे बैंक लोन देती है, बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देती है, बैंक आपके बिहाफ में क्या करती है? पेमेंट करती है। ये सारे बैंक के प्रोडक्ट हैं, और जिसके द्वारा बैंक क्या करती है? अपनी कमाई करती है। तो ये जो बेस रेट है, ठीक है, मिनिमम बेस है, तो बेस रेट से कम पे बैंक किसी को लोन नहीं दे सकती है, उसके ऊपर जा सकता है। अब ब्याज की दर जो है, हम लोग बात कर रहे हैं लैंडिंग रेट, बैंक जो लोन देती है, तो ब्याज की दर को कौन तय करता है? तो बैंक तय करती है, लेकिन सब्जेक्ट टू बेस रेट। अब इतने सारे बैंक हैं और सबका बेस रेट कितना है, तो ये याद रखना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये लोग बेस रेट को क्या करते हैं? बदलते भी हैं। इसके अलावा ब्याज किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? ब्याज जो है, बैंक जो लोन चार्ज करती है, तो ब्याज किन किन जो है चीज़ों पर निर्भर करता है? तो बहुत सारे फैक्टर हैं, एक एक को मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले ब्याज डिपेंड करता है, ठीक है, रिस्क पे। अब बेसिक इकोनॉमिक्स का रूल आपको पता है कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो रिटर्न भी ज़्यादा होगा, और यही यहाँ भी फॉलो होता है। अब मान लो बैंक जो है 2 लोगों को लोन दे रहा है, पहला व्यक्ति प्राइम बोरोवर और दूसरा सब प्राइम बोरोवर। तो दोनों व्यक्ति को बैंक लोन दे रही है, तो रिस्क क्या सेम है? नहीं। बैंक अगर प्राइम बोरोवर को लोन दे रही है तो रिस्क बहुत कम है, नहीं के बराबर है, लेकिन वही बैंक अगर सब प्राइम बोरोवर को लोन दे रही है तो रिस्क ज़्यादा है। तो आप देखेंगे जो प्राइम बोरोवर का जो है ब्याज दर होगा वो कम होगा, ठीक है, और सब प्राइम बोरोवर से क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ मैंने आपको क्रेडिट रेटिंग को लेकर समझाया। अब देखो सरकारी कर्मचारी, ये जो सरकारी कर्मचारी है, जैसे ही एक बार आपको सरकारी नौकरी मिल गई तो आपके ऊपर मोहर लग गया कि आप प्राइम बोरोवर हैं। तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, तो वो आपको बड़े गर्व से कहेंगे, बहुत गर्व से कहेंगे कि बैंक ने तो मुझे बेस रेट पे ही लोन दे दिया, बैंक ने तो मुझे बेस रेट पे ही लोन दे दिया, मिनिमम रेट पे, ठीक है। तो बात है कि आपको नहीं देगी बैंक तो किसको देगी? आप हैं दुर्लभ प्राणी, ठीक है। बैंक आपके जैसे लोगों को ढूंढ रहा है, क्योंकि बैंक के लिए लोन देना मजबूरी है, और आपके जैसे लोगों को बैंक अगर लोन देती है तो बैंक पूरी तरह सेफ है। लेकिन बेस रेट पे बैंक कभी भी सब प्राइम बोरोवर को लोन नहीं देगी। तो रिस्क के साथ जो है इसका संबंध है। दूसरा जो है, जो ब्याज दर जो है वो डिपेंड करता है मैच्योरिटी पीरियड पे, यानी अगर लोन की अवधि लंबी होती है, लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, तो ब्याज दर नॉर्मली देखा गया कम होता है, और जितने ही कम समय के लिए आप बैंक से लोन लेंगे यानी शॉर्ट टर्म, तो फिर ब्याज दर ज़्यादा होगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है? अब जैसे मान लो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि बैंकों के लिए लोन देना भी क्या है? मजबूरी है। बैंक अगर लोन ना दे तो डूब जाएगी। तो मान लो आपने घर खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया, और 20 साल के लिए, यानी बैंक ने आपको लोन दिया 20 साल के लिए, तो 20 साल तक के लिए बैंक निश्चिंत हो गया, और अब बैंक आपसे 20 साल तक कमाएगी, ठीक है। तो स्वाभाविक है ब्याज दर कम रखेगी। लेकिन मान लो दूसरे व्यक्ति ने बैंक से सिर्फ लोन लिया 6 महीने के लिए, तो बैंक ने उसको लोन दिया, और 6 महीने के बाद, ठीक है, यानी बैंक उस व्यक्ति से सिर्फ 6 महीने तक कमाएगी, और 6 महीने के बाद बैंकों की सरदर्दी फिर से हो जाएगी कि फिर से एक नए बोरोवर को ढूंढो, ठीक है। और बोरोवर को ढूंढना, जहाँ पे इतना कंपटीशन है, सारे बैंक जो है किसको ढूंढ रही हैं? तो प्राइम बोरोवर को, जो है नहीं, वह बहुत कम है। तो शॉर्ट टर्म जो लोन्स होते हैं उस पर ब्याज दर ज़्यादा होता है।
ठीक है। इसलिए देखोगे जो क्रेडिट कार्ड वगैरह होते हैं उस पर ब्याज दर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे मेरे ख्याल से 50 दिन मैक्सिमम जो है या 45 दिन जो है आपको लोन मिलता है। उसके बाद बैंक क्या करेगी, ब्याज चार्ज करेगी। खैर, तो एक तो ये, और तीसरा डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक कंडीशन पे, आर्थिक स्थिति कैसी है। क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आरबीआई मौद्रिक नीति बनाती है। आरबीआई ने अगर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बनाया है, टाइट का मतलब जहाँ पे ब्याज दरों को आरबीआई ने क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक है, रेपो रेट को बढ़ा दिया, सीआरआर को बढ़ा दिया, या अन्य जो रिजर्व है उनको बढ़ा दिया। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई चाहती है कि बैंकों से कम पैसा मार्केट में है, तो ब्याज दर को क्या करेगी, बढ़ा देगी। तो फिर बैंकों को भी क्या करना पड़ेगा, अपने ब्याज दर को बढ़ाना होगा, ठीक है। और ठीक जब अगर मान लो टाइट पॉलिसी के अगेंस्ट लेनियन पॉलिसी, यानी सरल, अभी आरबीआई को लगता है कि मार्केट में पैसे की ज़रूरत है, तो उस केस में आरबीआई क्या करेगी, ब्याज दर को घटाएगी। तो फिर बैंक भी क्या करेंगे, ब्याज दर को घटाएंगे। तो यानी तीसरा जो मेन फैक्टर है वो डिपेंड करता है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति पे किस तरह की मौद्रिक पॉलिसी आरबीआई फॉलो कर रही है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो ब्याज दर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। एक आप पढ़ चुके हैं, मार्केट में जो एक आर्थिक कंडीशन है, डिमांड और सप्लाई, यानी जो पूंजी की उपलब्धता और पूंजी की मांग। पूंजी पे मांग का दबाव जो बढ़ेगा तो ब्याज दर क्या होगी, बढ़ेगी। ये सब हम लोग बहुत डिटेल पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ब्याज दर को प्रभावित करते हैं, और ब्याज जो है एकमात्र फैक्टर है जो कॉमन है भारत सरकार के राजकोषीय नीति और आरबीआई के मौद्रिक नीति के बीच में, ठीक है। लेकिन दोनों का इंटरेस्ट अलग है। भारत सरकार काम करती है ग्रोथ थ्योरी पे, और ग्रोथ के लिए जरूरी है कि ब्याज दर कम हो, यानी पूंजी की उपलब्धता भी हो और साथ साथ ब्याज दर भी कम हो, जिससे उत्पादक वर्ग क्या करे, निवेश करे, फैक्ट्री लगाए और साथ साथ जो है उत्पादन करे और देश आगे बढ़े। लेकिन आरबीआई काम करती है इन्फ्लेशन थ्योरी पे, इन्फ्लेशन थ्योरी पे। और इन्फ्लेशन थ्योरी पे जो काम करती है, तो जब जब भी मुद्रास्फीति की दर ज़्यादा होगी, फिर आरबीआई क्या करती है कि ब्याज दर को क्या करती है, बढ़ाती है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है, जिससे कि ब्याज दर बढ़ेगा तो बैंकों से लोन लेना क्या होगा, महंगा हो जाएगा, तो देश में फिर क्या होगा, मनी सप्लाई कम होगा। तो ये जो है दोनों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है ग्रोथ और इन्फ्लेशन थ्योरी दोनों को बहुत डिटेल में जो है हम लोग समझते हैं। उसके बाद ही मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति आपके समझ जाएगा। लेकिन ये जो है ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच जो संबंध है, इस पे मेंस में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन फिर भी इन ब्रीफ जो आपके प्री तक संबंधित है उसको मैं डिस्कस करूंगा। खैर, हम लोग इसकी बात करें, ये जो पहले था, ठीक है, बेस रेट से पहले के हमारे यहाँ कंसेप्ट था PLR, प्राइम लेंडिंग रेट। प्राइम लेंडिंग रेट ये बेस रेट से पहले था, बेस रेट से पहले था, ठीक है। वेस्टर्न कंट्री में इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, बेंचमार्क, ठीक है, बेंचमार्क। तो इंडिया में भी देखते होंगे हम लोग यूज़ करते थे बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, यानी BPLR, ठीक है। क्योंकि वेस्टर्न कंट्री में इसका पूरा नाम था बेंचमार्क, भारत में नाम था पहले प्राइम लेंडिंग रेट, जो बाद में किस में कन्वर्ट हो गया, बेस रेट में। उसके बाद भारत सरकार ने, ठीक है, आरबीआई ने बेस रेट को रिप्लेस किया किससे, MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, ठीक है। करीब 3-4 साल पुरानी बात है। तो बेस रेट से हम कहाँ शिफ्ट कर गए, MCLR। अब MCLR पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए इस पे क्वेश्चन पूछने की गुंजाइश कम है, ठीक है। लेकिन अब जो है भारत, ये आरबीआई जो है MCLR से मूव कर गई है किस पे, तो मूव कर गई है किस पे, तो रेपो रेट पे, रेपो रेट पे। अब ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि अभी आरबीआई और बैंकों को लेकर के कई तरह की ये क्या कहा जाए, कंट्रोवर्सी है। अब जरा हम लोग इसका मतलब समझें कि आखिर जो है ये हो क्यों रहा है, हो क्यों रहा है। तो इसके लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। ये है क्या, ये है क्या। अब जैसे देखो, ऊपर है आरबीआई और उसके नीचे हैं कॉमर्शियल बैंक और उसके नीचे है इकॉनमी, यानी भारत के लोग, ठीक है। हम और आप डायरेक्ट आरबीआई से डील नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वाया कॉमर्शियल बैंक। तो जो हमारा रिलेशनशिप बैंक के साथ है, वही बैंकों का रिलेशनशिप किसके साथ है, आरबीआई के साथ। तो आप देखेंगे कि आरबीआई जो है मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है और रेट को कभी बढ़ाती है कभी घटाती है। जैसे हम बात करें रेपो रेट, इसको आगे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन ब्रीफली आपको समझना है। तो पिछले
एक सवा साल के भीतर आरबीआई ने 5 बार कम से कम जो है रेपो रेट में कटौती की है और कुल मिला के 1.35% जो है वो कम हो गया है। तो रेपो रेट कम होने से क्या हुआ कि कॉमर्शियल बैंकों को आरबीआई से जो मिलने वाला कर्ज है शॉर्ट टर्म अल्पकाल का, वो सस्ता हो गया। यानी अब आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंक को जो लोन देती है उस पर आरबीआई ने ब्याज दर को क्या किया, कम किया। तो आरबीआई ने ब्याज दर को कम क्यों किया? देखिए आप देखेंगे कुल मिला के अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो 135% यानी 135 बेसिक पॉइंट बोलते हैं। 135 बेसिक पॉइंट का कंसेप्ट आप समझे तो 100 बेसिक पॉइंट जो होता है वो बेसिस पॉइंट वो होता है आपका 1% के बराबर। यानी 100 बेसिस पॉइंट जो है वो 1% के बराबर होता है। तो पिछले एक सवा साल में आरबीआई ने 135 बेसिस पॉइंट की कमी की है। तो बैंकों के लिए आरबीआई से जो लोन प्राप्त करना शॉर्ट टर्म वो सस्ता हो गया। तो आरबीआई ऐसा क्यों करी है? ये क्या बैंकों के लिए करी है? नहीं, आरबीआई चाहती है कि बैंक ये फायदा किस तक पहुंचाए, अर्थव्यवस्था तक। यानी भारत की जो इकॉनमी है इस पे उसका प्रभाव पड़े। यानी आरबीआई ने बैंकों को जो लोन देना सस्ता कर दिया तो बैंक भी आगे ये बेनिफिट क्या करेंगे, पब्लिक को पास करेंगे। यानी बैंक भी, हम लोग जो बैंक से लोन देते हैं तो बैंक क्या करे, उस पर ब्याज दर कम करे। लेकिन अभी तक हमने देखा है कि आरबीआई ने भले इतने पॉइंट से कटौती की है लेकिन औसतन बैंकों ने जो ब्याज दर में कटौती की है वो तकरीबन 45 से 50 बेसिक पॉइंट पे। यानी पूरा जो है बेनिफिट इसने बैंकों ने पब्लिक तक ट्रांसफर नहीं किया है। ये जो है कहा जाता है इसको मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है? आरबीआई। लेकिन इकॉनमी तक, पब्लिक तक, मार्केट तक वो किसके सहायता से आएगा? बैंक के सहायता से। अब जैसे मान लो आरबीआई ने ब्याज दर कम कर दिया, रेपो रेट को कम कर दिया, ठीक है, तो पर्पस क्या है कि बैंक भी क्या करेंगे, वही काम करेंगे और वो भी आगे क्या करेंगे, ब्याज दर को घटा देंगे। लेकिन अगर आरबीआई ने तो घटा दिया और बैंकों ने ब्याज दर में कटौती नहीं की तो फिर जो है इस मौद्रिक नीति का क्या महत्व है? यानी ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है पूरी तरह से इनइफेक्टिव हो गया, प्रभावहीन हो गया। यानी मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन जो है फेल हो गया। ट्रांसमिट करने का मतलब होता है, सॉरी मैं यहाँ हिंदी नहीं बता सकता इसका, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी को कितने प्रभावकारी ढंग से इकॉनमी तक जो है प्रभावित किया जा रहा है, ठीक है। तो होगा बैंकों के माध्यम से, तो बैंकों को भी उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा जो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कारण अब ये आंकड़े जो है ये रिसेंट आंकड़े हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती तो की, ठीक है, 135 बेसिस पॉइंट से, यानी परसेंटेज में 1.35%। अभी ये घट के बहुत कम आ चुका है, होप कि 4% है, अभी और कम होगा। तो आरबीआई क्या चाहती है कि बैंक भी, ठीक है, इसको फॉलो करें और बैंक ये जो कटौती हुई है उसका फायदा अर्थव्यवस्था तक पहुंचाए। लेकिन ठीक है ऐसा नहीं हो रहा है। ऑन एन एवरेज ठीक है बैंकों ने जो है ब्याज दर में कटौती की है सिर्फ 45 से 50 बेसिस पॉइंट। यानी मॉनेटरी पॉलिसी का पूरा ट्रांसमिशन जो है नहीं हो पा रहा है। अब कुछ बैंक फॉलो कर रहे हैं, कुछ बैंक फॉलो नहीं कर रहे हैं। यानी आरबीआई ने ब्याज दर में कटौती की, रेपो रेट में कटौती की, तो कुछ बैंकों ने ब्याज दर को घटाया, कुछ ने नहीं घटाया। तो उसके पीछे यानी जिन बैंकों ने नहीं घटाया इसका मतलब क्या हुआ? आरबीआई उनको फोर्स नहीं कर सकती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को फोर्स नहीं कर सकती है कि आप जो है आगे ब्याज दर घटाएं, बल्कि आरबीआई उनसे उम्मीद करती है। आई रिपीट अगेन, आरबीआई जब रेपो रेट में कटौती करेगी तो ठीक है कॉमर्शियल बैंकों के लिए आरबीआई से लोन लेना क्या होगा, सस्ता हो जाएगा, ठीक है। तो आरबीआई उनसे उम्मीद करती है कि इसका फायदा वो लोग अर्थव्यवस्था तक पहुंचाएंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को फोर्स नहीं कर सकती है। अब ये पूरी तरह से कॉमर्शियल बैंकों के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका फायदा कितना तक, ठीक है, पब्लिक तक पहुंचाएं। तो कुछ बैंकों ने ब्याज दर में आगे कटौती की, कुछ ने नहीं किया। यानी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था तक ट्रांसमिट नहीं हुआ। इससे क्या होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है प्रभावहीन हो जाएगा। उस मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मतलब है कि अगर आरबीआई ने रेट में बदलाव किया और बैंकों ने उस पर कोई असर नहीं हुआ उनके ऊपर, उन्होंने आगे जो है ब्याज दर में कोई चेंज नहीं किया, तो फिर जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो टोटली क्या हो गया, प्रभावहीन हो गया। तो ये बैंकों का, ठीक है, आर्गुमेंट क्या था? तो ये जो पहले था जो हमने कहा बेस रेट और दूसरा कौन सा, बेस रेट और एमसीएलआर, ठीक है। तो इसको लेकर के, ठीक है, प्रॉब्लम होता था। अब ये क्या है,
ठीक है। अब ये क्या है, क्यों आरबीआई इधर जो है रेपो रेट की तरफ मूव कर गया है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है। ठीक है, और ध्यान रहे, ठीक है, आपसे प्री में ये नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया में कितने बैंक हैं और कब किस बैंक का मर्जर हुआ, यही आप लोग पढ़ते हैं। कौन सा बैंक कब बना, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं यूपीएससी से इसका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। अगर यूपीएससी में भी यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फिर जो है एसएससी और वनडे वाले में क्या पूछा जाएगा, और यही सब चीज़ आप लोग पढ़ते भी हो। ठीक है, जो बिना काम का चीज़ आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करें, ये समझ में आ गया होगा। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई बनाती है उसका बिल्कुल, ठीक है, सही तरीके से इकॉनमी तक, अर्थव्यवस्था तक उसका असर पड़े। लेकिन चूंकि डायरेक्ट हम लोग और आरबीआई के बीच में हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, वाया किसके, बैंक, तो बैंकों के माध्यम से जाएगा। तो जरूरी है कि बैंकों को उसी दिशा में काम करना पड़ेगा जिस दिशा में आरबीआई काम करी है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उसके पीछे क्या समस्या थी और आरबीआई ने उसका क्या उपाय ढूंढा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसे अगर बुक वगैरह पढ़ोगे, पेपर वगैरह पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, तो शुरू करें फिर हम लोग। टॉपिक आपका जो है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन।